वेलकम टू ब्रेन रूट्स आईएएस। आज हम इंडियाज प्राइवेट स्पेस रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इंडियन इकोनॉमी दोनों के नजरिए से एक बेहद जरूरी टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि भारत का स्पेस सेक्टर एक नए दौर में कैसे और क्यों जा रहा है। तो खबर ये है कि इंडिया का स्पेस सेक्टर एक बहुत बड़े बदलाव से गुजर रहा है। और ये कोई छोटा मोटा धीरे धीरे होने वाला चेंज नहीं है। इसे हम कहते हैं पैराडाइम शिफ्ट। अब ये पैराडाइम शिफ्ट क्या होता है? इसका मतलब है किसी भी चीज के काम करने के तौर तरीके में, उसके बेसिक मॉडल में एक पूरी तरह से बदलाव आ जाना। और इस केस में ये एक ऐसी क्रांति है जो इंडिया को दुनिया के टॉप स्पेस फेयरिंग देशों की लीग में खड़ा कर सकती है। इस बदलाव का स्केल समझने के लिए बस इस एक नंबर को देखिए, 400 से ज्यादा। ये वो संख्या है प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप्स की जो 2019 के बाद बने हैं। अब जरा सोचिए, 2019 में ये नंबर सिंगल डिजिट्स में था। तो ये जो अचानक से इतनी तेजी आई है ना, ये एक स्टार्टअप एक्सप्लोजन को दिखाता है इंडियन स्पेस डोमेन में। और हाँ, ये सिर्फ स्टार्टअप्स की गिनती के बारे में नहीं है, ये असल में बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स के बारे में भी है। एक बहुत बड़ा, एक ऐतिहासिक लम्हा आया 2022 में मिशन प्रारंभ के साथ, जिसमें भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम एस लॉन्च किया गया। इसने यह साबित कर दिया कि इंडियन प्राइवेट कंपनियां अब एंड टू एंड लॉन्च कैपेबिलिटीज रखती हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि वह पूरा प्रोसेस, रॉकेट को डिजाइन करने से लेकर उसे बनाने, फिर लॉन्च करके सैटेलाइट को ऑर्बिट में पहुंचाने तक सब कुछ खुद कर सकती हैं। देखिए, पारंपरिक रूप से इंडियन स्पेस प्रोग्राम का मतलब सिर्फ एक ही नाम था, इसरो। यह एक सरकार के नेतृत्व वाला एक मोनोपोलिस्टिक मॉडल था, यानी सारा कंट्रोल एक ही संस्था के पास। लेकिन अब यह बदल रहा है। हम इस मोनोपोली से एक कोलैबोरेटिव इकोसिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां सरकार और प्राइवेट सेक्टर मिलकर काम करेंगे। और इसी नए मॉडल को न्यू स्पेस कहा जाता है। तो यह न्यू स्पेस है क्या चीज? ये एक ऐसा इकोनॉमिक मॉडल है जहां प्राइवेट कंपनियां अब सिर्फ इसरो को पार्ट सप्लाई करने वाली वेंडर नहीं है। नहीं, वो अब लीड इनोवेटर्स हैं। वो पूरी स्पेस वैल्यू चेन में एक्टिवली शामिल हो रही हैं। अब एक वैल्यू चेन क्या होती है? इसमें रॉकेट के आइडिया से लेकर उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसका लॉन्च और फिर ऑर्बिट में सैटेलाइट से मिलने वाली सर्विसेज तक सब कुछ आ जाता है। और प्राइवेट कंपनियां अब इस पूरी चेन में एक अहम भूमिका निभा रही हैं। अब इस स्लाइड को देखिए, यह दिखाता है कि प्राइवेट प्लेयर्स कहां-कहां काम कर रहे हैं। स्पेस वैल्यू चेन को हम मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, अपस्ट्रीम एक्टिविटीज, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें लॉन्च व्हीकल्स यानी रॉकेट्स और सैटेलाइट्स जैसे हार्डवेयर को बनाना शामिल है। दूसरा, डाउनस्ट्रीम एक्टिविटीज, इसमें सैटेलाइट से मिले डेटा को इस्तेमाल करना आता है, जैसे नेविगेशन के लिए, मौसम की जानकारी के लिए। और तीसरा, इन ऑर्बिट सर्विसेज, मतलब स्पेस में सैटेलाइट्स को मैनेज करना, जैसे फ्यूल भरना या स्पेस के कचरे को मैनेज करना। और जैसा कि आप देख सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर अब इन तीनों ही एरिया में इनोवेशन कर रहा है। तो अब हम एक बहुत जरूरी सवाल पर आते हैं, भाई इस बदलाव की जरूरत पड़ी क्यों? सरकार प्राइवेटाइजेशन को इतनी तेजी से आगे क्यों बढ़ा रही है? इसका सबसे बड़ा कारण है इकोनॉमिक्स। चलिए इस आर्थिक तर्क को समझने के लिए भारत की $100 बिलियन की महत्वाकांक्षा को जरा गहराई से देखते हैं। यह बार चार्ट भारत के महत्वाकांक्षी टारगेट्स को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। देखिए, 2023 में ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में भारत का हिस्सा करीब $8 बिलियन था। हमारा लक्ष्य है कि इसे 2033 तक $44 बिलियन तक ले जाएं और 2040 तक $100 बिलियन की स्पेस इकोनॉमी बनने का विजन हासिल करें। ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक लिफ्ट ऑफ है, जिसका मकसद स्पेस सेक्टर को भारत की जीडीपी और टेक्नोलॉजिकल पावर में एक बहुत बड़ा योगदानकर्ता बनाना है। अब इस महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए रोल्स का एक स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट बहुत जरूरी है। इसरो अब अपनी कोर कंपिटेंस पर फोकस करेगा, यानी हाई साइंस मिशंस और आर&डी। इसमें गगनयान यानी इंडिया का ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन और चंद्रयान जैसे डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन के कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ जो रूटीन कमर्शियल काम है, जैसे कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स लॉन्च करना, ये सब अब प्राइवेट सेक्टर संभालेगा। क्यों? क्योंकि वो अक्सर इससे ज्यादा कुशलता से और बड़े स्केल पर कर सकता है। इससे इसरो के कीमती रिसोर्सेज स्पेस साइंस की नई ऊंचाइयों को छूने के लिए फ्री हो जाएंगे। लेकिन ये सब असल में हो कैसे रहा है? इसका जवाब है पॉलिसी रिफॉर्म्स।
सरकार ने एक पूरा पॉलिसी ब्लूप्रिंट बनाया है, एक डिटेल्ड प्लान और कानूनी ढांचा, ताकि प्राइवेट कंपनियों के लिए स्पेस सेक्टर में आना और काम करना आसान हो सके। इस ब्लूप्रिंट की नींव है इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023। ये वो सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है जो ऑफिशियल तौर पर एनजीईज यानी नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज को स्पेस एक्टिविटीज में एंड टू एंड पार्टिसिपेशन की इजाजत देता है। ये एक क्रांतिकारी कदम है। इसका मतलब है कि प्राइवेट कंपनियां अब सब कुछ कर सकती हैं, अपने खुद के लॉन्च पैड्स बनाने से लेकर अपने खुद के रॉकेट्स और सैटेलाइट्स ऑपरेट करने तक। अच्छा, अब इस पॉलिसी को लागू करने के लिए 4 पिलर्स वाला एक नया गवर्नेंस स्ट्रक्चर बनाया गया है। चलिए एक एक को समझते हैं। पहला है इन स्पेस। ये रेगुलेटर का काम करता है और सबसे जरूरी बात, ये एक सिंगल विंडो एजेंसी है। मतलब स्टार्टअप्स को परमिशन के लिए 10 अलग अलग दफ्तरों की चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। दूसरा आईएसआरओ, जैसा हमने बात की, अब वो प्राइमरी आर&डी हब है। तीसरा है एनएसआईएल यानी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ये आईएसआरओ की कॉमर्शियल ब्रांच है जो उसकी टेक्नोलॉजी को बाजार में बेचने का काम करती है। और चौथा है आईस्पा, द इंडियन स्पेस एसोसिएशन। ये एक इंडस्ट्री बॉडी है जो प्राइवेट सेक्टर की आवाज बनती है। दुनिया भर से पैसा आकर्षित करने के लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई पॉलिसी को भी उदार बनाया गया है। देखिए, स्पेस सेक्टर में बहुत पैसा लगता है, इसलिए ये एक बहुत जरूरी कदम है। अब सैटेलाइट के पार्ट्स बनाने के लिए 100% एफडीआई की इजाजत है। सैटेलाइट बनाने और ऑपरेट करने के लिए 74% तक और लॉन्च व्हीकल्स के लिए 49% तक एफडीआई ऑटोमेटिक रूट से आ सकता है। इसका मतलब है कि विदेशी निवेशकों को पहले से सरकार की मंजूरी की जरूरत नहीं है, जिससे इन्वेस्टमेंट बहुत तेजी से और आसानी से हो जाता है। तो पॉलिसीज बन गई, एफडीआई रूल्स आसान हो गए, लेकिन एक स्टार्टअप असल में एक आइडिया से लॉन्च तक का सफर कैसे तय करता है? इसके लिए सरकार ने एक पूरा क्रेडल टू ऑर्बिट सपोर्ट सिस्टम बनाया है। चलिए देखते हैं कि ये इकोसिस्टम काम कैसे करता है। किसी भी स्टार्टअप के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है? पैसा, यानी कैपिटल। तो इसको पूरा करने के लिए सरकार ने कई फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम बनाए। जैसे एक 1000 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड है ग्रोथ स्टेज स्टार्टअप्स के लिए जो बड़ा बनना चाहते हैं। एक 500 करोड़ रुपए का टेक्नोलॉजी अडॉप्शन फंड है जो कंपनियों को अपनी रिसर्च को मार्केट रेडी प्रोडक्ट्स में बदलने में मदद करता है। और जो बिल्कुल नए स्टार्टअप्स हैं, अर्ली स्टेज वाले, उनके लिए एक सीड फंड स्कीम है जो शुरुआती प्रोटोटाइप बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए तक देती है। फाइनेंशियल सपोर्ट के अलावा इनोवेशंस को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। स्पिन जैसे नेटवर्क्स स्टार्टअप्स को मेंटरशिप देते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसरो अपनी सालों से टेस्ट की हुई भरोसेमंद टेक्नोलॉजी जैसे पीएसएलवी और एसएसएलवी रॉकेट्स प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफर कर रहा है। ये एक गेम चेंजर है। क्यों? क्योंकि ये प्राइवेट कंपनियों को इन रॉकेट्स को बड़े पैमाने पर बनाने की इजाजत देता है, बिना खुद आर&डी पर दशकों तक खर्च किए। तो ग्रोथ रिकॉर्ड ब्रेकिंग रही है, इकोसिस्टम भी तैयार है। लेकिन क्या $100 बिलियन की स्पेस इकोनॉमी तक का सफर एकदम आसान है? नहीं, बिल्कुल नहीं। रास्ते में कई बड़ी चुनौतियां हैं। अब जरा इन बाधाओं को देखते हैं। यहां 3 सबसे बड़ी रुकावटें हैं। पहली, लॉन्च कैडेंस, जिसका मतलब है लॉन्च की फ्रीक्वेंसी। एक ग्लोबल लीडर बनने के लिए भारत को बहुत जल्दी जल्दी, शायद हर हफ्ते मिशंस लॉन्च करने होंगे, जिसके लिए प्राइवेट स्पेस पोर्ट्स जैसे और भी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। दूसरी, स्पेस डेब्री यानी अंतरिक्ष का कचरा। ज्यादा सैटेलाइट्स का मतलब है ऑर्बिट में ज्यादा कचरा जो टक्कर का खतरा बढ़ाता है। इसे मैनेज करने के लिए स्पेस में चीजों को ट्रैक करने वाली एडवांस्ड स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस टेक्नोलॉजी चाहिए। और तीसरी, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। स्पेस सेक्टर को पेशेंट कैपिटल की जरूरत है। इसका मतलब है कि ऐसे इन्वेस्टर्स चाहिए जो लंबे आर&डी प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाने को तैयार हो, जो शायद कई सालों तक कोई प्रॉफिट ना दे। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।